हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के चैप्टर में इंटर कर रहे हैं और हम लोग इससे पहले अलग अलग मेक और मॉडल की बात की। हम लोगों ने 8088, 8086, 286, 386, 486 और 486 के डिफरेंट वर्जन SX, DX, इन सारे माइक्रो प्रोसेसर पर डिस्कशन किया और ये डेवलपमेंट में करीब 10-12 साल लग गए। लेकिन 12 साल में कंप्यूटर में डेवलपमेंट और तेज़ी से होने लगा। कंप्यूटर की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बढ़ी। बहुत सारे कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन के पक्ष में मूव करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज सिस्टम से मैनेजमेंट की बात सोची जाने लगी और धीरे धीरे कंप्यूटर का विस्तार इतनी तेज़ी से हो गया कि सोसाइटी के हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज शुरू हो गया। स्कूल की बात है, एग्जामिनेशन बोर्ड की बात है, बैंकिंग सिस्टम की बात है, गवर्नमेंट एजेंसी है, एयरलाइन कंट्रोल की है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की है। हर जगह हम धीरे धीरे प्रयास करने लगे कि अब हमारे यहाँ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चाहिए तो हमको काम, मतलब शुरू में हमने कंप्यूटर जो बनाया था वो उस लेवल पर सोच के नहीं बनाया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारा जब रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस इतना अधिक हो गया तो हमको फास्ट से फास्टर प्रोसेसर की ज़रूरत होगी और बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग करने वाले डिवाइस की आवश्यकता होगी। और 10-12 साल के बाद टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा हमने और तेज़ी से बदलाव किया। फिजिकल साइज को हमने घटाने की कोशिश की, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन सेट हमने तेज़ी से बढ़ाए, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चला। तो एक नए जेनरेशन ऑफ प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ जो इसको हम पेंटियम बोलते हैं। एक्चुअल में 486 के बाद ये 586 सीरीज का ही प्रोसेसर है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रोविज़न के कारण इंटेल ने इनका नाम पेंटियम रखा। और पेंटियम प्रोसेसर के आने के बाद हम P1 की बात करते हैं, पेंटियम 2 की बात करते हैं, पेंटियम MX की बात करते हैं, पेंटियम 3 की बात होती है, पेंटियम 4 प्रोसेसर आया, फिर डुअल कोर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की बात हुई। लेकिन इस कोर टेक्नोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल हमको पेंटियम प्रोसेसर में ही मिल गया। मतलब हम एडवांस प्रोसेसर की शुरुआत कर सकते हैं पेंटियम प्रोसेसर से, क्योंकि तब तक हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर से डेटा प्रोसेसिंग का काम हम नहीं लेने लगे। हमारे मन में बहुत सारी बातें आई, हमने एप्लीकेशन को डेवलप किया। अब हमें चाहिए मल्टीमीडिया बेस्ड कंप्यूटर। हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमको कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत हुई, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत हुई, रियल टाइम ऑपरेशन की ज़रूरत हुई। तो हमें माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड को और बढ़ाने की ज़रूरत थी। पेंटियम आते तक हम 100 मेगाहर्ट्ज़ पर तो काम कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे इस 100 मेगाहर्ट्ज़ में भी कुछ इंटरनल लेवल पर हमने बदलाव किया। देखिए क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोसेसर को दो ही पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला बस इंटरफेस यूनिट, और ये सारे यूनिट हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट के तौर पर है। 8086-88 में भी हमने देखा हमारे पास दो यूनिट थे, एक बस इंटरफेस यूनिट, दूसरा एग्जीक्यूशन यूनिट। बस यूनिट में हमने डेवलपमेंट क्या किया, 64 बिट 32 बिट बस की बात की। मतलब एक ही प्रोसेसर 32 बिट या 64 बिट डेटा भी एक्सेस करने में सक्षम था। इसके लिए हमने एड्रेस बस और कंट्रोल यूनिट भी एडजस्ट किया। लेकिन ये जो कंट्रोल यूनिट है हमारे सीपीयू के अंदर का कंट्रोल यूनिट नहीं है। सीपीयू के अंदर जो एग्जीक्यूशन यूनिट का कंट्रोल यूनिट ये अलग है। यहाँ पर एक दूसरा हमने कंट्रोल यूनिट लगाया जो एक्चुअल में हमारे लिए TLB का काम करता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। देखिए, इस प्रोसेसर को थोड़ा और एडवांस हमने किया, इसके कंट्रोल यूनिट को भी दो ग्रुप में बांट दिया। ये इनका काम सिर्फ बस इंटरफेस यूनिट को कंट्रोल करना है और ये पहले से स्पेसिफाई करने में सक्षम है कि हमें कितने डेटा की ज़रूरत होगी, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लाने होंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन प्रीफेच करके हम यहाँ लाएंगे उसके अनुरूप जो डेटा का रिक्वायरमेंट हो उनको ही पहले से फेच करके रखेंगे, ताकि एग्जीक्यूशन में कोई ओवर
बर्डन ना हो, कोई परेशानी ना हो, स्पीड ब्रेक ना लगे, हम तेज़ी से प्रोसेसिंग कर सकें, तो एग्जीक्यूशन यूनिट में हमने डेटा को एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया। उनके लिए एक छोटा सा कंट्रोल सिस्टम भी रखा जो आसानी से प्रीफेच कर सके इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को। उसके बाद दूसरा ये जो ब्लॉक है APIC, एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। मतलब ये एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है। इसमें नंबर ऑफ इंटरप्ट को हमने बढ़ाया, यहाँ हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो, ये सारे इंटरप्ट इसी कंट्रोलर के पास आएंगे। और इस कंट्रोलर का काम है ये डिसीजन करना कि किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी अधिक है, कौन सा मास्केबल इंटरप्ट है, कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। इन सारे इंटरप्ट की सारी प्रोसेसिंग इन्हीं के द्वारा की जाएगी और उसके आधार पर ये CPU को मैसेज भेजेंगे। तो एक्चुअल जो डेवलपमेंट हुआ उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट में जो मेन बदलाव है, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर TLB ब्लॉक बनाया है और ये ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर हैं। ये बफर एक तरह से रजिस्टर मेमोरी है, CPU के अंदर है। और इस बफर में हम पहले से प्रीफेच करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के लिए व्यवस्था हमने कर रखा है और यहाँ पे डेटा के लिए प्रोविजन रखा है। देखिए दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। यहाँ पर 8 KB का इंस्ट्रक्शन कैश हमने रखा है और यहाँ 8 KB का डेटा कैश रखा है। मतलब कैश मेमोरी जो पहले 386 या 486 में थोड़ा सा इंटरनली हम एडजस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर हमने 2 कैश का इस्तेमाल किया। पहली बार माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने सेपरेटली इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों की कैशिंग की और इंस्ट्रक्शन और डेटा 8 किलोबाइट का 2 कैश हमने लगाया। एक में डेटा रखा जाएगा, एक में इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा, ताकि प्रोसेसिंग के स्पीड को हम आसानी से इम्प्रूव कर सकें। हमको बार बार बस इंटरफेस यूनिट पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। ये पहले से ही 8 किलोबाइट डेटा और 8 किलोबाइट इंस्ट्रक्शन का स्पेस है, यहाँ पर पहले से प्रीफेच करके रखे जाएंगे इंस्ट्रक्शन, ताकि जब हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग करें तो हमको इस बाहरी ब्लॉक से कुछ भी लेना देना नहीं हो। ये अपने हिसाब से कंट्रोल करके यहाँ पर डेटा या इंस्ट्रक्शन सेंड करते रहेंगे। ये पहला डेवलपमेंट हुआ कि इंटरनली हमने 2 कैश लगा दिया, एक इंस्ट्रक्शन के लिए कैश और एक डेटा के लिए कैश। और इस कैश को हम L1 लेबल 1 कैश बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, ये कैश हमारा है L1 लेबल 1 कैश, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। एक इंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा डेटा के लिए। इसका मतलब है कि मदरबोर्ड पर कैश की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं। मदरबोर्ड पर जो कैश होगा वो L2 कैश होगा, लेबल 2 कैश होगा। पहले के जो मदरबोर्ड के डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें हटाने की बात नहीं है। मतलब ये लेवल 1 कैश तो CPU के अंदर ही हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से जो बस इंटरफेस यूनिट होगी यहाँ भी हम कैश से ही कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर रैम में आएगा। तो कैश हमारे मदरबोर्ड पर भी है और कैश हमारे CPU के अंदर भी है। CPU के अंदर जो कैश हमने लगाया वो लेवल 1 कैश है और लेवल 1 कैश भी 2 तरह के हो गए, पहला इंस्ट्रक्शन के लिए कैश और दूसरा डेटा कैश। इनको सपोर्ट करने के लिए हमने TLB लगा रखा है, बफर लगा रखा है, और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम आपको बफर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बार इंस्ट्रक्शन आने के बाद अब देखिए यहाँ पर ब्रांच टारगेट बफर है। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग सेगमेंट में डेटा स्टोर किए जाते हैं। डेटा सेगमेंट हमने बनाया, कोड सेगमेंट बनाया, हमने कैश का सेगमेंट बनाया और स्टैक का सेगमेंट बनाया, एक्स्ट्रा सेगमेंट बनाया है। तो ये ब्रांच टारगेट बफर ये इंस्ट्रक्शन को ब्रांच के आधार पर कंट्रोल करेंगे, उनसे एक्सेस करने का या उसके पहले से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भेजेंगे, ताकि आसानी से हम उस डेटा को, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होगा या सेक्शन होगा, उसको हम कम्युनिकेट कर सकें। और यहाँ पर 256 बिट का हमने डेटा बस लगा रखा है और ये बस प्रीफेच बफर है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। देखिए प्रीफेच बफर मतलब जब कैश में इंस्ट्रक्शन आया तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरह ये प्रीफेच बफर काम करेगा। वो पहले से इंस्ट्रक्शन यहाँ लाएंगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। और यहाँ पर हमने कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी लगाया है, रोम मेमोरी भी इसके अंदर रख दिया है, जो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो भी हमारी कोडिंग होगी उसकी लिस्ट तैयार करेगा। इसके लिए भी हमको बाहरी रोम पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा,
बायोस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कंट्रोल रोम में भी हम ये प्रोविज़न रखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं उसमें खास करके 20-25% इंस्ट्रक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम यहाँ कंट्रोल रोम में रखते हैं ताकि एग्जीक्यूशन में हमको सुविधा हो, आसानी हो। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होके कंट्रोल यूनिट के पास आया। अब देखिए, अभी तक जो भी प्रोसेसर हम लोगों ने पढ़ा था उस प्रोसेसर में सिर्फ एक सिंगल ALU की बात होती थी। पहली बार पेंटियम प्रोसेसर में हमने ये व्यवस्था बनाई कि हमारे पास 2 ALU यूनिट हो गए। इंटीजर ALU यूनिट है और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इधर हमने लगा रखा है। तो फ्लोटिंग पॉइंट की प्रोसेसिंग तो हो ही रहा है फ्लोटिंग पॉइंट में, लेकिन इंटीजर को सिंगल क्लॉक में हम 2 ALU को ऑपरेट कर पाते हैं। मतलब हम बिट पैरेललाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन में, एक ही प्रोसेसर में 2 अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाने में सक्षम हैं इन पेंटियम प्रोसेसर। ये पहली बार हमने कॉन्सेप्ट लाया कि हमने माइक्रो प्रोसेसर, एक ही बाहर से एक ही प्रोसेसर है लेकिन अंदर में वो 2 प्रोसेसिंग यूनिट लेके आया है और इसमें सेपरेटली दोनों प्रोसेसिंग यूनिट इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। 32 बिट के लिए, अगर आप 64 बिट में चाहें तो दोनों को एक साथ काम कर लें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ ये इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। आपको एक टर्म मिलेगा पाइपलाइन। तो ये देखिए V और U पाइप हमने बनाया है, मतलब 32 बिट सेपरेट यूनिट, 32 बिट सेपरेट यूनिट। आप चाहें तो इसको अलग से यूज करें, आप चाहें तो इस यूनिट को अलग से यूज करें, आप चाहें तो दोनों को साथ में यूज करें। ये फीचर था पेंटियम प्रोसेसर में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और इंटीजर रजिस्टर फाइल है। अब इनके बाद जो भी डेटा प्रोसेसिंग के बाद आएगा या हमारे पास डेटा का कम्युनिकेशन, देखिए बाई डायरेक्शनल पाथ बने हुए हैं। यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल पाथ है, यहाँ से डेटा मूव होकर के आएगा, लेकिन यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है। तो बाई डायरेक्शनल डेटा मूव करके आएगा, ALU में प्रोसेसिंग होगी, फिर आगे इसको हम बढ़ाएंगे। और यही प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी रखता है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट सेपरेट यूनिट है जिसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की बात होती है, उनको हम परफॉर्म करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन की बात हो, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर की बात हो, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन की बात हो, इस तरह के ऑपरेशन को हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में परफॉर्म करते हैं। उनके लिए भी रजिस्टर बना हुआ है। उस रजिस्टर को भी इन्हीं डेटा के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करें या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब ज़रा सा देखिए, इस प्रोसेसर में पहले तो 2 प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास यहीं हो गया, एक इंटीजर प्रोसेसर के लिए, एक फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर के लिए। और इंटीजर में भी 2 पाइपलाइन हमने लगा ली, U पाइप और V पाइपलाइन। मतलब इंटीजर में 2 प्रोसेसिंग यूनिट हमने इस्तेमाल कर लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेसिंग का, यहीं से हमको कोर टेक्नोलॉजी की बात समझ में आने लगी कि अब हम एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक से अधिक एग्जीक्यूशन यूनिट बना सकते हैं। और यही एग्जीक्यूशन यूनिट आगे चल के कोर प्रोसेसिंग की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो यूनिट है 32 बिट, ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी तो हर बार मेंटेन हमने की है। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी कहने का मतलब आप समझिए कि ये पेंटियम प्रोसेसर हमने बना तो लिया, लेकिन इस प्रोसेसर में वो सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे जो 8088, 286, 386 और 486 के लिए हमने बनाए थे। मतलब हार्डवेयर डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि नया प्रोसेसर आने के बाद हम बोल दें कि देखिए अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर काम नहीं कर सकता है, आपके प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर में आपने बना रखे हैं अलग अलग टाइम में, वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम अब यहाँ यूजलेस हो गए। क्योंकि कंप्यूटर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हर साल 2 साल में, हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जब भी बनाई जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हर एडवांस टेक्नोलॉजी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी हो। उस पूरा पहले के प्रोसेसर पर बनाए गए वो तमाम सॉफ्टवेयर जो मार्केट में रन कर रहे हैं वो इस पर भी काम करेंगे। वो सारे लैंग्वेज जो उस प्रोसेसर के लिए बने हैं वो इस पर भी काम करेंगे। तो एडवांसमेंट भी हमें करना है, हमको बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है
ताकि ऐसा नहीं हो कि मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर दिए और हमने कह दिया कि पहले के सारे प्रोसेसर अब आपके सारे प्रोग्राम बेकार हो गए, अब नए ढंग से फिर प्रोग्राम बनाएं, नए ढंग से काम करें, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को आप माइक्रोसॉफ्ट को बोलें कि हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम दीजिए क्योंकि हार्डवेयर हमने नया खरीद लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी 100% है। जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं, पुराने एप्लीकेशन हैं, पुराने फाइल हैं, वो कहीं भी यूजलेस नहीं होंगे, वो इस एडवांस प्रोसेसर पर भी चलेंगे। लेकिन इस एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट में अभी हमने 2 काम किए हैं। इस प्रोसेसर में सबसे पहली बात हमने प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ा दिया, 1+1 कर लिया, वो भी इंटीजर के लिए, और इनके साथ साथ हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी बना रखा है। दूसरी बात, इस प्रोसेसर को जब हमने बनाया तो इसमें इंस्ट्रक्शन सेट, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ा दिया। जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 486 के लिए हार्डवेयर लेवल पर, जैसे असेंबली प्रोग्राम कोड हम बोलते हैं, ऑपरेशन कोड को भी हमने बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमें चाहिए था मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट। ऑडियो फाइल टाइप को प्रोसेस करना है, वीडियो फाइल को प्रोसेस करना है, टेक्स्ट की प्रोसेसिंग तो हम 808 से करते आ रहे हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो फाइल की प्रोसेसिंग, उनका सिंक्रोनाइजेशन और उनको प्रॉपर तरीके से सेफली स्टोर करना, मेमोरी में मैनेज करना। अब वीडियो इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर पिक्चर एलिमेंट के आधार पर हमको डेटा स्टोर करना पड़ता है। अल्फ़ाबेट नहीं है कि ASCII कोड के आधार पर आप करेंगे। सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल, तो एक एक पिक्सल का इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करना होगा। उनके जितने भी पैरामीटर हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत हुई, और इसी के डेवलपमेंट के साल 1.5 साल के अंदर हमारे पास नई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आ गई। नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में हमने इंटरनेट की उपलब्धि हासिल की 1995 में, और इंटरनेट आ जाने के बाद आज की स्थिति क्या है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो हमें प्रोसेसर को बढ़ाने की ज़रूरत थी, और इस प्रोसेसर को एडवांस प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट में लाने का सबसे बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पेंटियम प्रोसेसर लेके आया है। जब भी पेंटियम प्रोसेसर हमारे पास आ गया तो हमारे पास बेसिकली देखना है कि इससे पहले हमारे पास क्या था। इसके पहले हमारे पास सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट था, मैथ प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी था। हमने पावर मैनेजमेंट का व्यवस्था कर रखा था अपने माइक्रो प्रोसेसर में। हमने इंटरनल कैश का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, लेकिन यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए सेपरेट कैश की बात कर दिए, सेपरेट यू और वी चैनल की बात किए, सेपरेट इंटीजर दो प्रोसेसिंग यूनिट की बात किए। इस 2 प्रोसेसिंग यूनिट का सीधा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से देखने में भले ही वो एक प्रोसेसर है, लेकिन इंटरनली वो 2 प्रोसेसर के बराबर है। तो आप सोचिए, साथ में इसका हमने क्लॉक स्पीड बढ़ाया, क्लॉक फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से हमने बढ़ाने का काम किया, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी हमने बढ़ा दी। ये पहला प्रोसेसर पेंटियम जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट हमने किया, और बाद में चल के ये 800 मेगाहर्ट्ज़ तक लेकर चले गए। इसके बाद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो आज आप जान ही रहे हैं, 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक का प्रोसेसर आ गए हैं। मेगाहर्ट्ज़ की बात कौन कहे, यहाँ तो 1 गीगाहर्ट्ज़ की भी बात नहीं हो रही, अब हम 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, क्लॉक स्पीड तो हमने बढ़ाई, लेकिन हमने डेटा विड्थ बढ़ा लिया। हमने 64 बिट प्रोसेसर बनाया, फिर इसको 128 बिट में डेवलप किए, और आज की डेट में जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि डिफरेंट कोर, तो ये कोर को रिप्रेजेंट यही कर रहा है। यहाँ पर 2 कोर की बात हो रही है। अब जो हमारे पास प्रोसेसर आए, उस प्रोसेसर में हम क्वाड कोर की बात करते हैं, ऑक्टा कोर की बात करते हैं। तो ऑक्टा कोर कहने का मतलब 8 पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंटरनली हमने बना रखा है, ताकि हमारे प्रोसेसर के अंदर एक साथ अलग अलग इंस्ट्रक्शन, 8 अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक ही क्लॉक के साथ प्रोसेस किए जा सकें। ये अलग बात है कि प्रोसेस जब भी किए जाएंगे तो हमको
प्रोग्राम का डिवीज़न वैसा करना होगा, प्रोग्राम उसके अनुरूप लिखा जाना चाहिए। और धीरे धीरे बाद में हमने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग से आगे बढ़ के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मूव किए। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट हमने किया, ताकि इसके कंपेटेबल प्रोग्राम बनाए जा सके। और हमारा हार्डवेयर लेवल तो हमेशा ही सॉफ्टवेयर से एक स्टेप आगे की ओर रहा है, ताकि सॉफ्टवेयर में कोई नया कॉन्सेप्ट लेके अगर कोई प्रोग्रामर या कोई कंपनी आती है तो उसको सपोर्ट करने का फीचर हमारे पास हार्डवेयर में होना चाहिए। एक्चुअल में जो हार्डवेयर में हम फीचर प्रोवाइड करेंगे, इसी का इस्तेमाल तो सॉफ्टवेयर के लोग करेंगे। अगर हम हार्डवेयर में प्रोविजन नहीं दें, हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शन डेवलप नहीं करें फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग का, तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन बाहर में प्रोग्राम में लिख देने से नहीं होगा। हमको तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के लेवल पर ये काम करना होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसने दो पैरेलल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एक ही प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। दो सेपरेट प्रोसेसर, एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और एक जनरल माइक्रो कंट्रोलर, दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दिया। हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट में अपने लेवल पर कंट्रोल के साथ साथ हमने डेवलपमेंट किया। डेटा कम्युनिकेशन के लिए 62 बिट और 32 बिट डेटा कम्युनिकेट कर सकता था। 32 बिट एड्रेस भी इसके साथ हमने रखा। और साथ में हमने इस तरह से सारे ब्लॉक डेवलप किए जिससे हमारा माइक्रो प्रोसेसर बहुत तेज़ी से, चाहे मल्टीमीडिया सब एप्लीकेशन की बात हो, ऑडियो प्रोसेसर की बात हो, वीडियो प्रोसेसिंग की बात हो, डेटा प्रोसेसिंग की बात हो, इंटीजर के प्रोसेसिंग की बात हो, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की बात हो, इन सबको परफॉर्म कर सकता था। और हाई स्पीड में 100 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होकर के 800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पर ये काम कर सकता था। अलग अलग हमने डेवलप किया, इसमें भी अलग अलग मॉडल हमने बनाए। तो पेंटियम प्रोसेसर के विषय में एक बेसिक जानकारी हमने आपको दी, जिसके आधार पर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे प्रोसेसर में हार्डवेयर के लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट किए गए और उनके क्या बेनिफिट हैं। तो आगे पेंटियम के डिफरेंट मॉडल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन को यहीं छोड़ते हैं और आगे हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर की अभी हम बात कर रहे हैं, फिर AMD और साइरिक्स प्रोसेसर की बात करें। और भी दूसरी कंपनियां आई जो इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, और इन सब के बीच में कैसे हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आज के एडवांस i3, i5 या i7 प्रोसेसर हमने बनाए हैं, उन पर डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।